गुड इवनिंग सभी लोगों को। 11 क्लासेस प्रयागराज में सभी लोगों का स्वागत है। मैं सेवी सर आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं, जो ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला है। देखिए, टीजीटी पीजीटी के लिए हमने उस दिन भी चर्चा किया था कि पीजीटी एग्जाम के लिए देखिए पीजीटी एग्जाम की जो संभावित डेट अक्टूबर मंथ की है, अक्टूबर मंथ में गुड इवनिंग वह उसके लिए सेंटर मांग लिया गया है। राजेश साइनी जी, जय हिंद। उसके लिए आपको सेंटर्स मांग लिया गया है। इसका अर्थ है कि पीजीटी के लिए सेंटर्स मांगे जा रहे हैं। मांगे जाने के कारण से परीक्षाएं अपने समय पर होगी। तो ये मान के चला जाए कि टीजीटी का भी एग्जाम अपने निर्धारित समय पर होगा। पीजीटी का एग्जाम क्या अपने निर्धारित अक्टूबर मंथ में होगा। जो लोग चैनल से ना जुड़े हों वो जुड़ लें। वॉइस ठीक ठाक आ रही है ना? जो लोग चैनल से न जुड़े हो वो लोग जुड़ जाइए और अपने परिचितों को बता दीजिए कि पर डे 30 क्लास टीजीटी आब्लिक एलटी आब्लिक पीजीटी के जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वह क्वेश्चनों की श्रृंखला आपको पर डे टेस्ट पेपर कराया जा रहा है। पर डे टेस्ट पेपर कराया जा रहा था। आप लोग इसका फायदा जरूर से जरूर उठा लें, जितना हो सक रहा है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप आज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट वंडरवाल रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसी का एक दूसरा नाम है लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग। इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। दिख नहीं रहा है हमको लगता है। दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट का कौन सा इक्वेशन हमारा सही होगा, इसको बताना है आपको। पहला ऑप्शन दे रहा है पाई प्लस 3/5 स्क्वायर 3 5 - 1 इक्वल टू 8 थीटा। बी ऑप्शन दिया सी दे रहा है पाई प्लस 3/5 स्क्वायर 3 5 + 1 इक्वल टू 8 थीटा। पाई - 3/5 स्क्वायर 3 5 + 1 इक्वल टू 8 थीटा। डी कह रहा है पाई प्लस 3/5 स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा/5 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू थीटा। आपसे वह जानना चाहता है कि कौन सा इक्वेशन सही है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वंडर वाल्स इक्वेशन लिखेंगे। वंडर वाल्स इक्वेशन कहता है P + A/V² V - B इक्वल टू RT होता है। यह हमारा वंडर वाल्स इक्वेशन है। अभी हम आपको बता देते हैं कौन सा इक्वेशन सही होता है। उसका हम तरीका आपको लिखने का, याद करने का तरीका बता देते हैं। इसमें जो P बराबर होता है पाई PC होता है, T बराबर थीटा TC होता है और V बराबर 5VC होता है। जो पाई है इसे रिड्यूस्ड प्रेशर कहा जाता है, जो थीटा है उसे रिड्यूस्ड टेम्परेचर कहा जाता है और जो फाई है उसे हम रिड्यूस्ड प्रेशर कहते हैं। ठीक, ओ सॉरी, फाई जो होगा रिड्यूस्ड वॉल्यूम कहलाएगा। यहां से अगर देखा जाए तो
तो P के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहां वैल्यू सबको रख दीजिए, इस सब वैल्यू को, पाई PC प्लस 8 / 5VC स्क्वायर, यहां से 5VC माइनस B इक्वल टू R थीटा TC। और हम लोग जानते हैं, अब इसमें देखिए जो PC VC TC है, यह हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर्स है। PC क्या है, क्रिटिकल प्रेशर है, TC क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, VC क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम है। तो हम इन सब की वैल्यू रख देते हैं। देखिए VC बराबर होता है 3B, जो PC इक्वल टू होता है वह A/27 B स्क्वायर होता है, और TC इक्वल टू होता है 8A/RB होता है, 27 RB होता है। अब इसकी वैल्यू यहां पर रख दीजिए, पाई, पाई तो पाई बना रहेगा, PC A/27 B स्क्वायर प्लस A/5VC स्क्वायर, 5 तो रहेगा, VC स्क्वायर मतलब 9 B स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5, देखिए 5 हमारा क्या है, अरे सॉरी, ये 5VC है, तो 3B माइनस B इक्वल टू 8R TC। TC की वैल्यू कितना है, /27। यहां से देखिए सिंप्लीफाई करिए, B स्क्वायर को कॉमन लीजिए, यहां से A कॉमन, 27 को कॉमन ले लीजिए, B स्क्वायर को कॉमन लीजिए, तो यहां से क्या बचेगा, पाई प्लस यहां से बचेगा 3A/5, यहां स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर, और यहां से B को कॉमन ले लीजिए, तो 3 5 - 1 इक्वल टू 8AR/27 B। इधर देखिए ए बी स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली 27 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, ए से कैंसिल आउट होगा, तो यहां से बचाएगा पाई प्लस 3, अरे सॉरी, ए तो कॉमन हो गया, तो ये तो खत्म हो गया, पाई प्लस 3/5 स्क्वायर, 3 5 - 1 इज इक्वल टू 8, यहाँ थीटा, यहां भी थीटा रहेगा, तो यहां पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच करेक्ट रिलेशन फॉर साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, एक दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण के लिए कौन सा संबंध सही होगा, बताइए कौन सा संबंध सही होगा, जल्दी से बताइए, कौन सा संबंध कह रहा सही होगा, क्या कह रहा है, वीक एसिड एंड वीक बेस,
देखिए साल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है, एक होता है वीक एसिड एंड वीक बेस, दूसरा होता है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तीसरी हाइड्रोलिसिस होती है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ये तीन तरीके के हाइड्रोलिसिस होती है। दीपक पटेल कह रहे हैं कि दूसरे का बी ऑप्शन सही होगा। जरा देखा जाए, वीक वीक एसिड एंड वीक बेस। देखिए इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए, इसका के बी, इसका के ए, इसका के बी। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट देखिए के एच बराबर होता है के डब्ल्यू, तो लिखा ही जाएगा अपान जिनके कांस्टेंट जो वीक होगा उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट। वीक इसमें कौन कौन से हैं? एसिड बेस दोनों हैं, तो के ए इंटू के बी हो जाएगा। इसमें देखिए के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपान वीक जो है एसिड है तो एसिड का हो जाएगा, इसका हो जाएगा के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपान के बी। जो वीक होगा के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपान के बी, उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट से आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए बस। तो के एच इज इक्वल टू कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? के एच इज इक्वल टू वीक एसिड एंड वीक बेस की बात करो तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा के डब्ल्यू। संजय कुमार गुड इवनिंग, सूरज कुमार जी हो गया। के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपान के ए इंटू के बी, ये तरीका है। के एच लिखा जाएगा, के डब्ल्यू लिखा जाएगा, जो वीक होंगे उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट यहां लिख दिए जाएंगे नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन डाइक्रोमेट रेडिकल आयन होना चाहिए फॉर डाइक्रोमेट मूलक में प्रत्येक क्रोमियम जुड़ा होता है 2 ऑक्सीजन एटम से, 3 ऑक्सीजन एटम से, 4 ऑक्सीजन एटम से कि 5 ऑक्सीजन एटम से? बताइए आंसर। दीपक कह रहे हैं कि तीसरे का सी। इधर जरा देखिए, इसकी संरचना जरा देख लेते हैं। Cr2O7 2 माइनस की एक क्रोमियम है, एक ऑक्सीजन इससे जुड़ा होता है और तीन तीन ऑक्सीजन इससे, दो तो चार, एक माइनस इधर हो गया, चार एक माइनस इधर हो गया, दो। ये ये संरचना है किसकी? Cr2O7 डबल माइनस। अगर इस क्रोमियम को देखा जाए तो एक दो तीन चार ऑक्सीजन, ए बी क्रोमियम कितने, तो आंसर क्या निकल के आया? 4 ऑक्सीजन एटम से हमारा क्रोमियम जुड़ा हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4 ऑक्सीजन एटम, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। निम्न में से जल में सबसे अधिक विलेयता किसकी होगी? आर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल या बेंजीन की? बताइए, आंसर दीजिए। संजय कुमार कह रहे हैं कि चौथे का, सूरज कुमार जी कह रहे हैं कि चौथे का कौन सा ऑप्शन सही होगा?
चौथे का सी कह रहे हैं। क्या रीजन है कि चौथे का सी होगा? देखिए, कोई एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी पदार्थ या कोई भी कंपाउंड या कोई भी लिक्विड है, वह दूसरे वाटर में डिजॉल्व तभी होगा जब वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अब देखते हैं कौन कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। बेंजीन तो शो नहीं करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसलिए ये तो पहले नहीं शो करेगा। अब बचे हमारे दो, ये दोनों क्या करते हैं, ये इन दोनों के बीच में इंट्रामालिकुलर हो जाती है बॉन्डिंग। कौन सी हो जाएगी? इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है वह सदैव सॉल्बिलिटी को डिक्रीज करती है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेटा शो ही नहीं करता, तो बचा कौन सा? केवल पैरा बचा। पैरा यह इंटरमालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से, किसके कारण से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से, के कारण से जल में घुल जाता है। इंटरमालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से या जल में क्या हो जाएगा? घुल जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। कह रहा है कि एक गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता यदि उस गैस का ताप अधिक है। क्रांतिक ताप से, क्रांतिक दाब से, क्रिटिकल वॉल्यूम से, कि क्रिटिकल डेंसिटी से? बताइए जरा जल्दी से। आंसर दीजिए। एक गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता यदि उस गैस का ताप अधिक हो। क्रांतिक ताप से, क्रांतिक दाब से, क्रांतिक आयतन से, क्रांतिक घनत्व से? जल्दी से बताइए। पांच का जय कर रहे हैं, पांच का ए सही कह रहे हैं। सही आंसर क्या होगा? फाइव का ए होगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्रांतिक ताप होता क्या है। कहा जाता है ऐसा ताप जिसके ऊपर दाब लगा करके गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, उस ताप को हम क्रांतिक ताप कहते हैं। उसके ऊपर जैसे मान लिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका क्रांतिक ताप टीसी बराबर होता है 31.2 सेंटीग्रेड। इट मीन्स 32.1 31.2 सेंटीग्रेड से एबव चाहे हम जितना टेम्परेचर रखें, इसके ऊपर टेम्परेचर पर चाहे जितना प्रेशर लगाएं, कभी भी गैस लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होगी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर चाहे जितना हम प्रेशर लगाएं, गैस कभी भी लिक्विड अवस्था में चेंज नहीं होगी। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। करा फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the time T 75% required to complete 75 is the related half life period by the expression। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए 75% पूर्ण में होने में लगा समय T 75% एवं अर्ध आई टी हाफ में इस व्यंजक से संबंधित है। बताइए जरा क्या आंसर होगा?
जल्दी से बताइए क्या होगा। सूरज कुमार कह रहे हैं 6 का बी होगा। इधर देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसे सोचिए कि 50% डीकम्पोज होने में कितना टाइम लग रहा है। मान लिया जाए टी हाफ है, तो इसका 50 कितना हो जाएगा। देखिए, अब इसका 25 हो जाएगा। 25 कितना हो जाएगा, इसका जस्ट टू हाफ हो जाएगा। अर्थात 75% डीकम्पोज होने में जो समय लगेगा टी बराबर 2 टाइम्स टी हाफ के बराबर होता है। अब देखिए जरा, अगर आपको इस तरीके से नहीं आता है तो के बराबर देखिए 0.6932 अपान टी हाफ मान लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के बराबर क्या होता है, 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स होता है। 75% कह रहा प्रोडक्ट में बदल जा रहा है। देखिए, तो 2.303 अपान टी तो जानना ही चाहता है लॉग ये 100 ए माइनस एक्स कितना बचेगा 25 पर 100 माइनस 75 बराबर 25%। तो 25 हो जाएगा, 25 चौका 104 हो जाएगा। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2.303 अपान टी इंटू 2 इंटू log 2 लिखा जाएगा। और इसका वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो देखिए दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.03010 इंटू 2 अपान टी हो जाएगा। ये के की वैल्यू हुई। अब इन दोनों के को तुलना कर लीजिए, तो 0.6932 अपान टी हाफ इक्वल टू 0.6932, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इतना ही आ जाएगा अपान टी हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट, तो टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी हाफ के बराबर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची से सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। डी ब्रगाली का समीकरण है, बोर्स इक्वेशन है, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है, परमिटिविटी फैक्टर है। इनको मैच कराना है, किससे मैच कराया जाए। अब जरा देखा जाए, डी ब्रगाली समीकरण क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम वी, या इसी को लिखा जा सकता है एच अपान पी भी लिखा दे सकता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई हो जाएगा। परमिटिविटी फैक्टर 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। टूटा कवन बोर समीकरण, और बोर समीकरण हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन ए इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर। अब जरा मैच करा लीजिए, मैच में क्या होगा, ऐसे लिख लिया, फोर्थ बी का थर्ड सी का सेकंड अरे गलत हो गया, फोर्थ थर्ड हाइजेनबर्ग का फर्स्ट और इसका सेकंड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, अर्थात सी ऑप्शन हमारा सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आक्जोक्रोम अवशोषण बैंड को किस ओर स्थानांतरित करता है? बताइए, ये हमारा किस ओर स्थानांतरित करेगा? बताइए किस ओर स्थानांतरित करेगा? देखिए, एक होता है आक्जोक्रोम, एक होता है क्रोमोफोर। सूरज कह रहे हैं 8 का ए शॉर्टर वेवलेंथ, बी ऑप्शन दिया रहा कि लॉन्गर वेवलेंथ, नो चेंज इन वेवलेंथ, हायर फ्रीक्वेंसी। नेहा जी, अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, आपके ऐप में क्लासेज 1 सितंबर के बाद चलेंगी। अभी आप ऐसे जुड़े रहिए वीडियो से, चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा पर डे क्लास का क्या रहेगा, और ऐप में क्लासेज आपकी 1 सितंबर से चलेंगी। चलिए जरा देखते हैं। पहले देखिए, दो चीजें जान लीजिए, एक क्रोमोफोर होता है, एक आक्जोक्रोम होता है। क्या है? आक्जोक्रोम है ना, हाँ। क्रोमोफोर होता है। क्रोमोफोर क्या होता है? कहा जाता है कोवलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप्स। क्या कहा जाता है? कोवलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप्स, जो यूवी लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमोफोर कहते हैं। या जैसे एल्कीन, एल्काइन, ठीक, फेनिल ग्रुप, इस तरीके के जो ग्रुप्स होते हैं वह हमारे क्रोमोफोर कहलाते हैं। आक्जोक्रोम क्या होते हैं? यह हमारे किससे जुड़ते हैं? जुड़ते हैं क्रोमोफोर से। किससे जुड़ते हैं? क्रोमोफोर से। जब यह क्रोमोफोर से जुड़ते हैं तो वेवलेंथ और इंटेंसिटी दोनों को बढ़ा देते हैं। बात समझ आई? जब हमारा आक्जोक्रोम किसी भी क्रोमोफोर से जुड़ता है, जैसे यह हमारा बेंजीन है, या क्या है, या हमारा क्रोमोफोर है। अब इससे जुड़ गया क्या? आक्जोक्रोम। आक्जोक्रोम क्या होते हैं? कोवलेंटली सैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं, जो यूवी लाइट को बढ़ा देते हैं, जैसे NH2, OH। जब इससे NH2 जुड़ेगा तो वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी दोनों को बढ़ा देगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इंटेंसिटी और किसको? जो NH2 ग्रुप है, यही हमारा आक्जोक्रोम होगा, जो वेवलेंथ और इंटेंसिटी को बढ़ाएगा, अर्थात हमारा लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा? हमारा 8 का बी, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
अणु में ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकृत है जिससे चतुष्फलकी ज्यामिति बनती है, लेकिन जल के अणु में ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकृत करता है जिससे चतुष्फलकी ज्यामिति बनती है। ये उत्तर नहीं होना चाहिए बल्कि जल होना चाहिए। जल अणु में ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकृत है जिससे चतुष्फलकी ज्यामिति बनती है, लेकिन जल अणु की संरचना V आकार का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहला ऑप्शन दे रहा है sp3 यस बॉन्ड फॉर्मेशन की बॉन्ड पेयर रिपल्सन या हाई डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर या लोन पेयर रिपल्सन। देखिए जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स है हमारा, देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसके दो लोन पेयर होते हैं, इसका बॉन्ड पेयर कितना हो जाता है, देखिए जरा HOH बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर देखिए 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। शेप कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन के कारण से इसका जो शेप होता है वह कहा जाता है हमारा वी शेप हो जाता है। तो किसके कारण से, लोन पेयर रिपल्सन के कारण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लोन पेयर रिपल्सन के कारण से ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। अब ज्योमेट्री चेंज होगी तो डिस्टार्टेड आकृति होगी, या तो हमारा किसमें चला जाएगा, वी शेप्ड में चला जाता है। अगर वी शेप की बात ना करें तो समझ जाइए डिस्टार्टेड आकृति, विकृत आकार में कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट, करा फॉर द रिएक्शन Ag2O से Ag solid plus half O2, the entropy and enthalpy change are respectively 60 joule Kelvin inverse और 30 kilojoule. The given reaction will be remain attained in equilibrium. इट मीन्स आपसे वह जानना चाहता है कि क्या टेम्परेचर होगा जब हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। बताइए जरा, देखिए करा कि द गिवन रिएक्शन विल रिमेन अटेन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर। उस समय का टेम्परेचर आपको बताना है जब रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। जरा देखा जाए कैसे चेक करते हैं। हमारे पास इक्वेशन होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। पहले देख लीजिए क्या क्या दिया है, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एस बराबर दिया है 60 जूल केल्विन इनवर्स। एंथैल्पी डेल्टा एच इक्वल टू दिया है कितना, 30 किलो जूल। दिस वैल्यू इक्वल टू 30 इंटू 10 पावर या 1000 इतना जूल। दीपक पटेल कह रहे हैं 9th का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखा जाए। एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, साम्य अवस्था की बात कर रहा है, इट मीन्स डेल्टा जी इक्वल टू 0 होता है। गैस फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। यहां से देखिए 0 इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बचेगा। यहां से डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस हो जाएगा और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
यहां से देखिए T इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू जरा देखिए कितना है, 30 इंटू 1000 बटे 60, 2, 5, अर्थात T इक्वल टू 500 केल्विन होगा। तो सही आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन? जैसे इसने कह दिया अटेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम शब्द यूज करते मान हमको पता चल गया कि गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन, दिया गया है एमंग दीज पेयर ऑफ आयन आइसो इलेक्ट्रिक पेयर वुड इंक्लूड, कौन सा ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी? जल्दी से बताइए तो। दीपक पटेल कह रहे हैं 11 का सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए देखा जाए कैसे। देखिए इस कैडमियम में 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टाइटेनियम में 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीज में 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Fe में 26 होते हैं, कॉपर में 29 होते हैं, कॉपर में कितने 29 और जेडियन में 30। चलिए 3 है, 21 में 3 घटेंगे 18 इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम में इसमें भी 18, मैग्नीज में 25 होते हैं, 2 घटाओगे 23 हो जाएगा, ये 24 होगा, कॉपर में 29 होता है 28 हो जाएगा, जिंक में 30 होता है 2 घटाओगे तो 28 हो जाएगा, आयरन में 26 होता है 2 घटाओगे तो 24 होगा, एंड कोबाल्ट में 27 होता है 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कह रहा है कौन सा ऐसा है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, तो देखा जाए तो जिसमें 1 है वो भी होगा, 1, 3, 4, अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 11 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अब जरा चलिए पहला रिएक्शन देखते हैं। 20% एनओएच दिया गया है, बेंजलिहाइड है, नो एल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कोई भी एल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर एल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, C6CH5 COOH प्लस C6CH5 CH2OH। इसको जरा हम यहां लिखते हैं, इनके प्रोडक्ट, यहां जगह नहीं बच रही है तो इनके पहले का जो प्रोडक्ट बन रहा है यह कौन सी रिएक्शन है, अरे थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब आपको बताना है, इधर देखिए ये कौन सी रिएक्शन है, इसका अगर प्रोडक्ट लिखा जाए तो देखिए क्या लिखा जाएगा,
यह हमारी कंजारो C6H5 CH2OH प्लस C6H5 COOH। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसके पास भी नहीं है, तो इसका बनेगा CH3 HCOOH प्लस C6H5 CH2OH। देखिए यह इसके नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण से या तो हमारी कैनिजारो रिएक्शन हो गई, ये कहां चला जाएगा हमारा देखा जाए तो यह पहुंच जाएगा किस पर, पहला का कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगा। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यह भी कैनिजारो होगी। दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल सेम नहीं है, इसलिए यह कहलाएगी हमारी कौन सी अपक्रिया, क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया कहलाएगी। चलिए तो क्रॉस कैनिजारो का एग्जाम्पल हो गया। C6H5 पोटेशियम साइनाइड है, ये KCN है, C2H5OH के प्रेजेंस में, यह पोटेशियम साइनाइड के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है हमारी बेंजोइन कंडेंसेशन होती है। तो बेंजोइन कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट होता है, ये बेंजोइन कंडेंसेशन का प्रोडक्ट देखिए, यह हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन है। यह हमारा बेंजोइन हो गया, कि इसका कहां चला जाएगा, पहले के साथ चला जाएगा। अब C6H5 एस्टिक एनहाइड्राइड सोडियम एसीटेट, यह हमारा पर्किन रिएक्शन होता है, जिसे हम बोलते हैं C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH, जिसे सिनेमिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा देखा जाए तो A का 2 हो जाएगा, B का 3 हो जाएगा, C का 1 हो जाएगा, D का 4, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्नर के सिद्धांत के अनुसार लीगेंड, पहला दे रहा है लीगेंड्स आर कनेक्टेड टू द मेटल आयन बाय कोवलेंट बॉन्ड। लीगेंड धातु आयनों से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, द्वितीयक संयोजकता में दिशात्मक गुण होते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल ऑफ द स्टेटमेंट्स। इन कथनों पर द्वितीय संयोजकता आयनित नहीं है। बताइए जरा क्या आंसर होगा। पीएस क्या कर रहे हैं भाई, 13 का डी ऑप्शन दीपक पटेल कर रहे हैं। 1 and 2 आर करेक्ट, पहला ऑप्शन दे रहा है 1, 2 and 3 आर करेक्ट, दूसरा ऑप्शन कर रहा है 2 and 3 आर करेक्ट, चौथा ऑप्शन दे रहा है 1 and 3 आर करेक्ट, डी ऑप्शन दे रहा है कि 1 और 2 करेक्ट। बताइए जरा, बहुत सोच के आंसर बताइए। दीपक पटेल कह रहे हैं 13 का बी, जय प्रजापति कह रहे हैं 1, 2, 3 का सी। देखिए जरा देखा जाए पहले स्टेटमेंट्स की। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले वर्नर का कंसेप्ट देख लेते हैं। ऐसे समझिए, वर्नर ने कहा किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में दो तरीके की बैलेंसी पाई जाती है, एक प्राइमरी बैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी। इसे प्राइमरी बैलेंसी कहते हैं, इसे कहते हैं सेकेंडरी बैलेंसी, इसे सेंट्रल मेटल कहते हैं।
या इसी को लिगेंड भी देते हैं। प्राइमरी वैलेंसी हमारी आयंस में ब्रेक हो जाती है, अर्थात प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, वह आयनिजबल होगी। द्वितीयक वैलेंसी आयनिजबल नहीं होती, इसमें कह रहा है सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनिजबल, अर्थात यह तीसरा स्टेटमेंट तो सही कह रहा है। और जो एक देखिए, इसमें अब बात आई कि जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है वह डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसे डायरेक्शनल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात इसे कोऑर्डिनेट बांड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और कोऑर्डिनेट बांड का डायरेक्शन निश्चित होता है, तो हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, अर्थात दूसरा भी ऑप्शन सही है। अब चलिए हम पहले ऑप्शन पे आते हैं जरा। लिगेंड आर कनेक्टेड टू मेटल आयन बाय कोवलेंट बॉन्ड। मेटल और लिगेंड के बीच कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है मेटल और लिगेंड के बीच में। जो यह मेटल कोबाल्ट है अमोनिया के बीच में, कोबाल्ट और अमोनिया के बीच में जो बॉन्ड बनता है वह इस तरीके का बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यह ऑप्शन गलत है, अर्थात 2 और 3 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है Maxwell relation with least thermodynamic relation and select the correct answer using the code is given below in the list। ये मैक्सवेल रिलेशन है, इससे इसका डेरिवेशन किया गया है। किससे किया गया है, इसका डेरिवेशन इससे किया गया है। आपको बताना है कौन किसका है, कौन रिलेशन किसका है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक तरीका मैं बता दूं, आप सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए एस पी वी टी, ये 4 अक्षर लिख लेंगे। मैक्सवेल रिलेशन याद करने का तरीका है सत्य प्रकाश बेरी टाइट से आप याद कर लीजिए। अब इनमें देखिए ऐसे याद करिए, ए इधर होता है और जी इधर, एच इधर और ई इस डायरेक्शन में होता है, ठीक। और आपको बस आइडेंटिफाई करना है, कैसे देखिए जरा। अगर ए के तरफ से देखा जाए इस डायरेक्शन से, तो क्या होगा, डेल एस और डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल पी और डेल टी एट कांस्टेंट। देखिए इधर से देख रहे हैं तो डेल एस और डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल पी और डेल टी एट कांस्टेंट वी लगा दीजिए। यह कौन सा रिलेशन है, देखिए डेल एस और डेल वी कोई है, डेल एस और डेल वी इज इक्वल टू डेल पी और डेल टी एट कांस्टेंट वी, अर्थात ए कहां जाएगा, हमारा किसका है, ए का। ए वाला कौन सा है, ए है। चलिए अगर एच वाले को देखा जाए, यहां पहले जी वाले को देख लिया जाता, इस डायरेक्शन से अगर देखा जाए तो क्या मिलेगा, डेल एस और डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल वी और डेल टी एट कांस्टेंट पी। यह कौन सा रिलेशन है जरा देखा जाए, डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी
डेल एस और डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल वी और डेल टी एट कांस्टेंट पी, अर्थात ये हमारा किसका है, जी का है। अब जरा देखिए, इससे अगर इस डायरेक्शन में देखा जाए तो डेल पी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू डेल पी ओवर, सॉरी, इस डायरेक्शन से इधर से देखा जाए तो डेल टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट बस। जरा देखा जाए, कोई है, डेल टी और डेल वी, डेल टी और डेल वी एट कांस्टेंट यस इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट, ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पर इसका कांस्टेंट जो है दूसरा हो जाएगा, इसका कांस्टेंट कौन सा होगा, वी। यहाँ देखिए डेल पी और डेल एस है एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू डेल टी और डेल वी एट कांस्टेंट यस। डेल पी और डेल एस एट कांस्टेंट वी, डेल टी और डेल वी एट कांस्टेंट यस, कौन सा है, ये है, एक किसका है, ई का है। ई कहाँ है, यहां पर, तो फिर बचा कौन, ये यहां पर चला जाएगा, अर्थात देखा जाए तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरीके से एसपी वीटी से आप मैक्सवेल रिलेशन को याद कर लीजिए, जहां जरूरत पड़े आप तुरंत उसको कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जेड आइसोमर है, इनमें बताना है कौन सा हमारा जेड आइसोमर है, जल्दी से बताइए ऑप्शन। पंद्रह बताइए, अरे जल्दी से बताइए भाई। दीपक पटेल कह रहे हैं 15 का ए ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए पान इन गोल्ड रूल से पहले नंबरिंग कर लेते हैं, उसको नंबर 1 करेंगे, इस डबल बॉन्ड की इस डायरेक्शन में जो होगा उसको नंबर 1 2 करेंगे इधर। इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा हाई है, इसलिए इसे हम नंबर 1 करेंगे, तो नंबर 2 अपने आप ये हो जाएगा। इसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसलिए 1 इसे 2 कर देंगे। यहां नंबर 1 2, इसे 1 इसे 2, यहां पर 1 2 1 2 1 2, इसका एटॉमिक नंबर 1 2। अब आप खुद ही समझ जाइए कि कौन सा होगा। रोहित यादव जी बहुत देर में आप जुड़े, आप समय से जुड़ जाया करिए आप लोग। अब ऐसे देख लीजिए, अपने आप पता चल गया कि ये 3 डिफरेंट हैं। अगर ऊपर ऊपर हमारे सेम नंबर मिल जा रहे हैं, सेम पीआरटी रूल के 1 1 2 2, तो सदैव हमारा जेड आइसोमर होगा। अगर 1 2 मिले, 2 1 मिले, तो यह ई आइसोमर होगा। यह भी हमारा ई आइसोमर है, यह भी हमारा ई आइसोमर है।
तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा? ए आंसर सही होगा, अर्थात कहा जा सकता है 15 का ए ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षार धातुओं हैलाइड की सापेक्षिक तापीय स्थिरता होती है, बताइए। सीजियम क्लोराइड दिया है, आरबी क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड। जल्दी से आंसर बताइए। दीपक पटेल कह रहे हैं 14 का ए। अगर इनके एटॉमिक नंबर से देखा जाए तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है। चलिए ठीक है। जाने पर धनात्मक गुण बढ़ता है, गुण पॉजिटिव कैरेक्टर भी बढ़ता है। और अगर पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है तो निश्चित रूप से सब में सीएल सीएल लगा है तो आयनिक गुण भी बढ़ता है, आयनिक गुण भी बढ़ता है। जो तापीय स्थिरता होती है, तापीय स्थिरता होती है, वह होती है हमारी आयनिक गुण की। तो आप जाहिर सी बात है आप बता ही सकते हैं कि तापीय गुण किसका हो गया? तापीय स्थिरता आयनिक गुण जिसमें सबसे आयनिक गुण किसमें ज्यादा है? सीजियम में। तो सीजियम का आयनिक गुण सबसे ज्यादा और लिथियम का सबसे कम। तो सबसे ज्यादा तापीय स्थिरता सीजियम क्लोराइड के और सबसे कम लिथियम क्लोराइड के। तो कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 16 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित तापमान पर दो द्रव अवस्था के बीच विलय की सांद्रता का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, इस कथन को कहते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, कि राउल्ट्स लॉ, कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कि हेनरी लॉ। बताइए, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। दीपक कह रहे हैं 17 का डी ऑप्शन हेनरी लॉ का नहीं, हेनरी लॉ कह रहे हैं। सूरज कुमार कह रहे हैं 17 का ए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। और लोग आंसर बताइए। केवल 2 लोग दे रहे आंसर। चलिए हम बता देते हैं। किसी निश्चित तापमान में दो द्रव अवस्थाओं के बीच विलय की सांद्रता का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। आपने इंटर में पढ़ा होगा C1/C2 इक्वल टू KD। पढ़ा है कि नहीं इंटरमीडिएट्स में? K1/KD C1 अगर दो सॉल्वेंट्स हैं, एक कोई सॉल्यूट यक्स डिजॉल्व कर रहा है, इसमें C1 कंसंट्रेशन डिजॉल्व हो रही है, इसमें C2 डिजॉल्व हो रही है, तो C1/C2 का जो रेशियो होता है
वह सदैव कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को पार्टीशन कोएफिशिएंट या नर्स डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट कहा जाता है। तो यह हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जरा हम बता देते हैं, ओस्टवाल डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट पर लागू है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, राउल्ट्स लॉ कहता है, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि यदि कोई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, अर्थात राउल्ट्स लॉ कहता है P माइनस पी एस अपॉन पी जीरो P इक्वल टू n अपॉन n प्लस वन, अर्थात मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बचा कौन सा? हेनरी लॉ कहता है यदि किसी गैस का हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस अधिक मात्रा में डिजॉल्व होती है। ये गैस के सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओस्टवाल का तनुकरण नियम है, इसमें बताइए कौन सा फार्मूला हमारा ओस्टवाल का तनुकरण का नियम है। जल्दी से बताइए। दीपक कह रहे हैं 18 का सी ऑप्शन सही है। सूरज, रोहित भी कह रहे हैं 18 का सी। जरा देखा जाए, अगर हम कह रहे हैं ओस्टवाल डाइल्यूशन ए बी कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है, ए प्लस और बी माइनस में ब्रेक हो रहा है। अगर टी इज इक्वल टू जीरो है तो 1 मान ले रहे हैं, 0 0। अगर इसे अल्फा माने तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। अगर इसको कंसंट्रेशन के टर्म में माना जाए तो क्या होगा? 1 माइनस अल्फा इंटू सी अल्फा इंटू सी अल्फा, और के डी बराबर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू बी माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए बी हो जाएगा। यहाँ से सी अल्फा अपॉन सी 1 माइनस अल्फा हो जाता है। सी कैंसिल आउट, तो सिंपली के डी बराबर क्या हो जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू 1 अपॉन V होता है। तो के डी नहीं, के ही दिया गया है, के डी मतलब कि के का यूज करिए। के इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? हमारा सी ऑप्शन सही है। चलिए 18 का सी सही हो गया। अब 19 का देखते हैं। फॉर द रिएक्शन यल यम यम प्लस एक्स एक्स प्लस वाई वाई द रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाई, इस अभिक्रिया की दर का निम्न कौन सा है जो सही है? देखिए, सबसे पहले इसको डिफरेंशियल फॉर्म में रेट लिख लीजिए। जो नंबर 1 अपान में लिखा जाता है 1 अपान एल डी एल बाई डी टी, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर, दिस वैल्यू इक्वल टू 1 अपान यम यम डी एम बाई डी टी इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1 अपान वाई डी वाई बाई डी टी। देखिए, जैसे जैसे समय पीरियड बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है तो इसके साथ माइनस साइन, इसके साथ माइनस साइन, इसके साथ प्लस साइन, क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? एक्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी।
तो इसमें देखा जाए dl बाई dt ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब 1/x dx इंटू डी टी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जल्दी से बताइए। यहां जरा देखिए, यहां पर अगर माइनस नहीं लिखा गया है, यहां पर भी माइनस नहीं, यहां पर क्या है प्लस 1x अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो ये ऑप्शन सही होगा। अगर यहां पर माइनस होता तो ये ऑप्शन सही होता। यहां पर देखिए माइनस यहां नहीं लगा है, जबकि होना चाहिए था क्या माइनस, लेकिन माइनस नहीं है। अगर इसको हम देखिए, अब समस्या है कि कौन से सही करें। देखिए होता आंसर एक्चुअल में है, इसको देख लीजिए, आपका डी ऑप्शन सही होगा। लेकिन यदि इसके स्थान पर देखिए -1/l dl बाई डी टी दिया होता तो ए भी सही होता, ए भी सही होता है। ठीक, तो यहां माइनस ना देने के कारण से ए डी वाला 1/x dx बाई डी टी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज एन नॉन एग्जिस्ट। निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति अस्तित्वहीन है, बताइए। कौन सी अस्तित्वहीन है। दीपक कह रहे हैं कि 20 का सी, जय प्रजा। देखिए अगर इसका देखा जाए तो इसके पास यक्सी है, यफ है, यफ है। जेनान के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड फॉर्मेशन में 6 बचे रह गए। यक्सी है, यफ 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 यफ, और 2 लोन पेयर बचे रह गए। इसके पास यक्सी है, यफ 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 यफ, एक लोन पेयर बचा रहेगा। इसके पास देखा जाए 1 2 3 4 5, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा हमारा, कि जो है कि यक्सी 5 का फॉर्मेशन है, क्योंकि जब भी वो देगा तो क्या कौन सा देगा, इवन नंबर में रहेगा। जेनान के जब भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होंगे सदैव इवन नंबर में होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिस 1,3 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन का सबसे स्थिर, द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ सिस 1,3 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। चलिए बताइए भैया आंसर। बताइए कौन सा आंसर होगा। बताइए दीपक, मोहित, सूरज कुमार जी बताइए। जय प्रजापति कह रहे हैं कि 21 का बी सही होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं, इसका निकालने का बहुत बढ़िया तरीका है।
ये संरचना है। ठीक, ये सभी हमारी बोर्ड कंफर्मेशन में है। जरा देखा जाए, ये हमारी सॉरी चेयर फॉर्म में है। किस फॉर्म में साइक्लोहेक्सेन है? चेयर फॉर्म में। जो स्टेबिलिटी होती है, देखिए हम आपको बता दें, वह सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसका है 1,3 ना, 1,3 साइक्लोहेक्सेन के स्टेबिलिटी ऑर्डर या नियम कहता है कि 1 इक्वेटोरियल, 3 पर इक्वेटोरियल। जब बड़े ग्रुप हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन पर होंगे तो वह सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। फिर एक ग्रुप इक्वेटोरियल पर, दूसरा एक्सियल पर हो, या पहला इक्वेटोरियल हो, अरे पहला एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल, अगर इसमें देखा जाए तो ये दोनों ग्रुप कैसे हैं? 1 एक्सियल, 3 एक्सियल है। ये हमारे क्या है? 1 इक्वेटोरियल, 3 इक्वेटोरियल। ये है हमारा 1 एक्सियल, 3 इक्वेटोरियल। यहां पर क्या है? 3 इक्वेटोरियल, 1 एक्सियल। अब बता दीजिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। अब तो पता हो गया, बड़े ग्रुप, सदैव बड़े ग्रुप जब इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? बी ऑप्शन की होगी। क्यों? क्योंकि दोनों CH3 ग्रुप हमारे इक्वेटोरियल पोजीशन पर स्थित है। देखिए ऐसे देखा जाता है, अगर ये एक्सियल है, ये क्या है? एक्सियल है, तो यहाँ का ग्रुप इक्वेटोरियल होगा। एक्सियल अब ऊपर हो गया, तो अब इक्वेटोरियल ऊपर, एक्सियल यहाँ पर इक्वेटोरियल, एक्सियल ऊपर होगा और इक्वेटोरियल नीचे होगा। इस तरीके का रूलिंग चलता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसमें उष्मा इंजन की दक्षता सदैव होती है। द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1, मोर देन 1, 0, नन ऑफ दीज। बताइए जरा। जल्दी से बताइए भाई। अरे भाई, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2। T1 नॉट इक्वल टू T2, कभी ये होंगे ही नहीं T1 और T2। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी, हमेशा देखिए T1 अपॉन T2 है, ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे। और T1 जो होगा वह कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा
सोर्स का टेम्परेचर ही 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू 1, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, यह चीज पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तो हमेशा एफिशिएंसी क्या होगी, लेस देन 1 के बराबर होती है। तो माना जाता है किसी भी इंजन की हीट एफिशिएंसी सदैव 1 से कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए डेल्टा टी और डेल्टा पी एच कांस्टेंट एच का मान है, बताइए जरा। याद करिए, बहुत फेमस चीज है। बताइए बताइए। बताइए 23 नंबर क्वेश्चन का। कोई नहीं बता पा रहा है, इधर देखिए। दिस इज ए, इसे एच जो होता है डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एच इज इक्वल टू म्यू जे टी, जिसे जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहा जाता है। पढ़ा है जूल थॉमसन कोफिशिएंट, याद आ गया। जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस, एक चीज और जान लीजिए, आइडियल गैस के लिए म्यू जे टी की वैल्यू, जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 के बराबर होता है। पूरे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में एच, याद करिए, एंथैल्पी स्थिर रहती है। जो एंथैल्पी होती है वह हमारी क्या रहती, स्थिर रहती है। इट मींस एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट रहती है। चलिए एक पत्र, जब देखिए ये जूल थॉमसन ने एक पोरस प्लग लिया और इसने कहा जब गैस को इस डायरेक्शन से पास करते हैं जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में, तो सभी गैसों का टेम्परेचर घटता है, सभी गैसों का टेम्परेचर घटता है। लेकिन हीलियम एंड हाइड्रोजन के लिए, हीलियम और हाइड्रोजन के लिए ताप बढ़ता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में जब गैसेज को पास किया जाता है तो सदैव टेम्परेचर घटता है, लेकिन हीलियम और हाइड्रोजन के केस में तापमान घटने के बजाय बढ़ता है। क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर होता है वह इन्वर्जन टेम्परेचर से कम होता है। अब बात आ गई इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है। कहा जाता है ऐसा टेम्परेचर जिस पर गैस ना तो कूलिंग इफेक्ट शो करती है ना हीटिंग इफेक्ट शो करती है, सच टेम्परेचर इज नोन एज ए इन्वर्जन टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिस पर गैस ना तो कूलिंग इफेक्ट शो करती है ना हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं, उसे हम इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन गैस के लिए सदैव जो हमारा होता है वह लेस देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 निगेटिव वैल्यू होती है। तो सही आंसर क्या होगा, लेस देन 0 होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव में होती है, नहीं तो हमेशा लेस ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन हीलियम और हाइड्रोजन गैस के लिए या लेस देन 0 होगा, अर्थात गैस हमारी हीटिंग इफेक्ट शो करेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स, निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय अणु है, N2, H2, CO, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं।
बताइए जरा आंसर। दीपक, जय, रोहित, बताइए क्या आंसर होगा। नहीं याद आ रहा है। देखिए, आईआर सक्रिय की कंडीशन लिखा दे रहे हैं। आईआर कब कोई सक्रिय होगा। आईआर असक्रिय। देखिए, कौन करें भाई, डी ऑप्शन सही होगा। बैंकिट डी सी कह रहे हैं। सूरज कुमार 24 का सी कह रहे हैं। देखिए, ऐसे चेक कर लीजिए, अगर आईआर सक्रिय होगा तो उसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात डाइपोल मोमेंट हमारा जीरो नहीं होगा। आईआर यदि असक्रिय होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। चलिए यहां से जरा देखते हैं। नाइट्रोजन का म्यू, ये नाइट्रोजन है, इसका म्यू जो होता है जीरो होता है। हाइड्रोजन जो होता है इसका भी म्यू इक्वल टू जीरो होता है। सीओ जो होता है इसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। आप बता दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा कि म्यू इक्वल टू कहा, आईआर। आईआर सक्रिय होने के लिए म्यू को जीरो नहीं होना चाहिए। अगर असक्रिय है तो म्यू इक्वल टू जीरो होगा। तो सही ऑप्शन क्या है, सक्रिय पूछा है तुम, अरे सॉरी, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अब जरा बता दीजिए, NH3 सक्रिय होगा, आईआर एक्टिव और आईआर इनएक्टिव, जल्दी से बता दीजिए। इन दोनों में देखिए, अमोनिया जो होगा आईआर एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा। ये तो क्वेश्चन कंफर्म हो गया कि सीओ हमारा डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इसलिए आईआर क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ओ सॉरी, आईआर एक्टिव होगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसलिए ये सभी हमारे आईआर इनएक्टिव होंगे। चलिए बताइए जरा क्वेश्चन। बताइए, अमोनिया आईआर एक्टिव होगा कि इनएक्टिव। रोहित यादव इनएक्टिव करें। अरे भाई, अमोनिया का जो होता है डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू नॉट जीरो, दिस इज योर आईआर एक्टिव। इनएक्टिव कहां होगा भाई, NH3 का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, तो वह हमारा क्या होगा, आईआर इनएक्टिव हो जाएगा। जीरो होता तो इनएक्टिव होता, लेकिन डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इसलिए यह आईआर एक्टिव होगा। अगर आईआर एक्टिव है तो रमन हमारा, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी रमन होता है, रमन जो होता है म्यू इक्वल टू जीरो पर एक्टिव होता है। जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वह आईआर क्या, म्यू इक्वल टू जीरो पर आईआर, जब आईआर एक्टिव होगा तो रमन इनएक्टिव होगा, अगर रमन एक्टिव होगा तो आईआर एक्टिव होगा।
क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है, एक अभिक्रिया की तापीय धारिता एक समान रहती है, चाहे अभिक्रिया एक चरणी हो या बहुचरणी हो, यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? नंबर 1 कह रहा है हेस लॉ के द्वारा, दूसरा कह रहा है ला-सैटलिय प्रिंसिपल के द्वारा, तीसरा कह रहा है वान हाफ के द्वारा, कि चौथा कह रहा है किरचॉफ के कारण। जल्दी से बताइए। दीपक पटेल कह रहा है 25 का ए, कोई उस अभिक्रिया चाहे एक पद में हो, चाहे एक से अधिक पद में हो, चाहे नंबर ऑफ स्टेप्स में रिएक्शन हो, सदैव उष्मा का चेंज सेम होता है। यह कहलाता है हमारा हेस लॉ। हेस लॉ कहता है कि चाहे कोई रिएक्शन ए से बी है, यहां जाए, यहां से यहां जाए, यहां से यहां जाए, फिर यहां जाए, अगर ये H1 है, ये H2 है, डेल्टा H1 है, डेल्टा H2 है, डेल्टा H3 है, डेल्टा H4 है, अगर यहां से यहां के बीच में डेल्टा H हो तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। चाहे अभिक्रिया एक स्टेप्स में हो या नंबर ऑफ स्टेप्स में हो, एंथैल्पी का चेंज सदैव सेम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची के सेकंड के साथ, इसे P1 अपान P2 कर लीजिए। दिए गए उत्तर कूटों का प्रयोग कीजिए। डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच, डेल्टा जी और डेल्टा एस है, माइनस ई नॉट एन ई नॉट एफ होता है, माइनस आर टी एल एन P1 अपान P2 होता है, माइनस आर टी एल एन के है, माइनस टी स्क्वायर डेल ओवर डेल जी और टी अपान डेल्टा टी एट कांस्टेंट टी। दीपक कह रहे हैं 26 का ए सही होगा। चलिए हम लोग आपको चर्चा कर देते हैं। एक्चुअल देखिए, डेल डेल जी अपान टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा एच अपान टी स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाता है। अर्थात हमारा डेल्टा एच वैल्यू किसके होगी? 4 की होगी। और एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस बराबर लिखा जाता है आर टी एल एन P1 अपान P2। ये कहां जाएगा? 2 में चला जाएगा। बी का थर्ड है कहीं? देखिए यहां देखिए, एक होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। अगर इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो जाए, डेल्टा जी 0 हो जाए तो डेल जी इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा? डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन के। जरा मिला लीजिए। डी का 2 कोई है? बी का 4, डी का 2, अर्थात पहला ही ऑप्शन सही होगा हमारा। ए का थर्ड हो जाएगा और इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, तो 26 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु कक्षक है। परमाणु पहला कह रहा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन का गोलाकार पथ होता है। क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षक करता है कि नाभिक के चारों ओर का त्रिविमीय क्षेत्र होता है। जो परमाणु कक्षक होता है, क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है,
तो सबसे अधिक किसमें होती है? बी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेटों के अस्थायित्व के घटते का क्रम है, जरा देख लिया जाए कौन कौन से हैं। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम। कैल्शियम है, स्ट्रांसियम। चलिए देखते हैं 27 28 का। ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। आकार क्या होता है? बढ़ता है। अगर आकार बढ़ेगा तो आयनिक त्रिज्या भी बढ़ती है। तो अगर आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी तो पोलराइजेशन अर्थात ध्रुवणता घटेगी। अगर ध्रुवणता घटेगी, ध्रुवणता पोलराइजेशन अगर घटेगी, स्थिरता बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बेरियम कार्बोनेट होगा, फिर स्ट्रेंशियम होगा, फिर मैग्नीशियम होगा। बेरियम, स्ट्रेंशियम, मैग्नीशियम, सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? बेरियम हो जाएगा, फिर स्ट्रांसियम, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्कंदन शक्ति न्यूनतम होगी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम कोलिगेशन पावर? बताइए जरा। देखिए, कोरिलेशन पावर जो स्कंदन क्षमता होती है वह आयंस पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना ज्यादा उसकी स्कंदन, कम स्कंदन, ज्यादा स्कंदन क्षमता होगी। तो सबसे कारण न्यूनतम शब्द का यूज किया है, तो किसकी हो जाएगी? सोडियम प्लस की हो जाएगी, अर्थात Na प्लस हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ज्यादातर लोग सभी ने आंसर सही दिया। डाइबोरेन में एच का कोण लगभग है 60-120, 95-120, 95-150, 120 और 180। बताइए जरा। 30 का बी कर रहे हैं। चलिए देखा जाए, ये हमारा डाइबोरेन है। ठीक, इसमें जो बॉन्ड एंगल एक्चुअल होता है वह हमारा ये बॉन्ड एंगल होता है 97 डिग्री, और ये बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, और जो ये बॉन्ड एंगल होता है वह हमारा 83 डिग्री होता है। ठीक,
इसे हम टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? टर्मिनल हाइड्रोजन। ये भी हमारा कितना होगा? टर्मिनल हाइड्रोजन। अर्थात टर्मिनल हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? टर्मिनल अगर देखा जाए, टर्मिनल हाइड्रोजन की संख्या डाइबोरन में कितनी हो गई? 4। ये ब्रिज हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? यह हमारी 2 के बराबर। जो एक्चुअल होता है 97 डिग्री, लेकिन कहीं कहीं 95 भी डिग्री लिखा होता है, कभी 97 लिखा रहता है। तो जो आपको ऑप्शन में देखा जाए तो 95 यही है और 120 है, तो 120 इस तरीके से सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त हो जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट कल क्लास हम लोग फिर आपसे मिलेंगे। देखिए, जो लोग चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको इंफॉर्मेशन क्लास की मिलती रहे। यदि चैनल सब्सक्राइब करने या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप दिए गए नंबर पर टेलीग्राम पर जुड़ना है तो इससे जुड़ सकते हैं। अगर आपको बात नहीं हो पा रही है, व्हाट्सएप कॉल या मैसेज करके इससे जुड़ सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन में, थैंक यू, वेरी नाइस प्रैक्टिस क्वेश्चन दीपक, वेरी थैंक यू बहुत बहुत। देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, तो आप हमसे हमारे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस दिए गए नंबर पर आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं। सर लेवल इजी कम नहीं करना, नहीं दीपक जी, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इसी तरीके से रहेगा। इजी क्वेश्चन तो आप लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल पढ़िए, क्योंकि आजकल का पेपर जो आ रहा है बहुत कठिन पेपर आ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, जब पिछली बार एलटी का एग्जाम हुआ था तो केवल 84 लोग क्वालिफाई किए थे। एलटी एग्जामिनेशन में, एलटी के पेपर में 84 लोग टीजीटी साइंस में क्वालिफाई किए थे। तो आप लोग क्या करिए कि अपने लेवल को मेंटेन रखिए। देखिए, जब आप कठिन क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो सरल क्वेश्चन तो अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे इस 8601781225 या 9616642115 पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको वीडियोज नहीं मिल पा रहे हैं तो भी आप फोन करके कर सकते हैं। एनी डाउट आप हमसे डायरेक्ट बात करना, अगर केमिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझसे डायरेक्ट इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपने परिचितों को कह दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करते रहें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे आप लोगों के साथ। तो चलिए, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को गुड नाइट, थैंक यू।